So, good morning students again. Yesterday we learnt the poem Boy's Song, and it was a very short poem, so in a single video I could just explain the poem. But today, as I had promised, that in our next class we will be attempting the question answer of this poem. But as a review, again, just for a short revision, if anybody missed the class yesterday, it was the poem that is written by Wilfred Wilson Gibson, and as you can see, this poem is consisted of 3 stanzas. 1, 2, 3 भाग में ये बटी हुई है. तो पहले में ये बताया गया है कि जो कवि है वो कोई फंदा नहीं लगाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि उनको प्रकृति ने जिस आज़ादी में रखा है उसी आज़ादी से उनको छोड़ देना चाहिए. दूसरी में वो ऐसे 2 पक्षियों को प्रतीक में लेता है जिनको लगभग पकड़ना या उन तक पहुंचना नामुमकिन होता है. उसमें से एक तो है ये ब्लू टिट, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, ऐसे दुर्गम कंटीली झाड़ियों में रहती है जहाँ तक मानव पहुँच नहीं पाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव कहीं नहीं पहुँच पाया, मानव तो चांद पे ही पहुँच गया, लेकिन एक प्रकार एक सामान्य इंसान के लिए ये एक दुर्लभ सी चीज़ है. और दूसरा है ईगल. ईगल भी आपको बताया था कल मैंने कि पहाड़ियों, जो सीधी पहाड़ियाँ होती है उसके ऊपर जो अंदर से पत्थरों में से कुछ टहनियाँ निकलती है स्वाभाविक रूप से, उनमें वो रहते हैं. और फिर तीसरे में बताया गया था उसकी कवि एक कल्पना करता है कि ये दोनों पक्षी जिनको उसने आज़ाद छोड़ रखा है उसको वो कैसे वो आनंद की अनुभूति देते हैं. तो जो ईगल है उसके पंख के ऊपर बैठ के वो सूर्य की तरफ जा रहा है, और ब्लू टिट जो है वो कवि के हृदय में धीरे धीरे अपना गीत सुना रही है. सो ये एक पोएम के बारे में बता दिया. As well as now the explanation will be for English medium, as we had learned yesterday that in the first stanza the poet says that he sets no snare, कोई भी trap नहीं लगाता है to catch the birds. He leaves them freely as the freedom has been provided by nature. That was the first stanza. In second stanza again the poet has used 2 objects of nature, but in the sense of birds. The first one is blue tit and second one is eagle. In third stanza the poet in his imagination thinks that he is sitting on the wings of eagle and he is riding towards the sun. सूरज की तरफ ऊपर जा रहा है. And then the blue tit is singing in the heart for poet's delight. So this was the poem, and it's very easy. Even after you don't know the meaning of the poem, if you read this poem thoroughly, अगर ध्यान से पढ़ोगे 2-3 बार, then most of 80% of the meaning you will be able to grasp. Now, what are the possible questions that can be asked from this poem? We will learn today. Sorry. Again, this is noble nature, and we are still lacking in this poem. In my next class, we will discuss about this poem. But today, this is the boy's song, as you can see. The boy's song. As you all know that I have always some shortcuts to learn the things or to crack the things very easily. And similarly for this poem also, I have designed such a thing. As you can see here, it's written poet. Then there's a dash. It means that ये जो आंसर है इसमें ये शब्द कॉमन रहेगा. जब भी हम पोएट्री के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम यही कहेंगे, इन द पोएम बॉयज सॉन्ग रिटन बाय विल्फ्रेड गिब्सन द पोएट सेज दैट. यहाँ पे एक वर्ड आता है, वर्ब आती है. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पोएट. देन यू कैन सी इट्स बर्ड्स, पक्षी है. विच आर द 2 बर्ड्स? द नेम आर ब्लू टिट एंड ईगल. आपको मैंने डैश इसलिए बताया गया है क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी आंसर को लिख सकते हैं. सपोज क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द 2 birds that a poet has used in the poem? You can say the poet has used 2 birds of nature. They are blue tit and eagle. यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इसका संबंध इससे है. The poet keeps the birds uncaged. उनको पकड़ता नहीं है. क्यों? Because it gives them joy. उसको अच्छा लगता है. कुछ लोगों को पिंजरे में पक्षियों को बंद करके अच्छा लगता है, कुछ को आज़ादी से खुले में उनको देखना अच्छा लगता है. सो ही इज़ डिलाइटेड व्हेन ही सीज देम एंड फ्रीडम. अब यहाँ पर आप देखें
ब्लूटिट सिंग्स इन द हार्ट, थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको जब पिक भेजूंगा स्कैन की उसमें नहीं होगा ऐसा। द ब्लूटिट जो है इट सिंग्स कहाँ पे गाता है वो, इन द पोएट्स हार्ट, ओके। और ईगल कहाँ जा रहा है, टोवर्ड्स द सन। आप ये सब भूल गए कि ही इज़ फ्लाइंग सनवर्ड्स टोवर्ड्स द साइंस, बिल्कुल ईजी, कीप द थिंग्स वेरी ईजी, सिंपल। जितने कम शब्द में मैक्सिमम आप मीनिंग दे सकते हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। द पोएट कीप्स द बर्ड्स अनकेज्ड, ओके। He has used blue tit and eagle as two objects of nature. Then blue tit sings in the heart of poet to give it joy, and eagle flies towards the sunwards in the imagination of the poet. 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड्स में पूरी थीम आ गई है आपकी। आप देखिए इसको, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, इसकी भी भेजूंगा। देखिए थीम ऑफ द पोएम। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको अच्छा स्कोर करना है, ये उनके लिए जिनको काम चलाऊ करना है। द थीम ऑफ द पोएम, द पोएट इज अ बर्ड लवर, वो पक्षियों का प्रेमी है। द पोएट इज इन द फेवर ऑफ बर्ड्स फ्रीडम, वो हमेशा इस पक्ष में रहता है कि पक्षियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। ही सेट्स नो स्नेयर और केज फॉर एनी बर्ड्स, किसी भी पक्षी के लिए न फंदा या पिंजरा कुछ भी नहीं लगाता है। ही इंजॉयज बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, वो खुद आनंद लेता है, पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं उसको आनंद की अनुभूति होती है। ही इमेजिन्स, अब वो कल्पना करता है। ही फ्लाइज टोवर्ड्स द सन, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, ऑन द विंग्स ऑफ ईगल, ईगल की बाज की पंख के ऊपर बैठ के वो सूरज की तरफ जा रहा है। ही फील्स ब्लू टिट इज सिंगिंग इन हिज हार्ट, वो छोटा सी चिड़िया ब्लू टिट उसके हृदय में बस के गाना गा रही है। ऑल द बर्ड्स, अगेन ये छोटा सा थीम है, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, जितने भी पक्षी हैं वो सारे ही कवि के हैं। बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर, क्योंकि वो फंदा लगाता ही नहीं है, मुझे फंदा लगाने की जरूरत ही नहीं है कि सब मेरे ही है, ये मुझे पकड़ के लाने की जरूरत क्या है। ही लीव्स देम फ्लाई फ्रीली, उनको छोड़ दिया है, तुम आज़ादी से उड़ो। फिर यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द जॉय ऑफ द पोएट। अब कवि ने उसको बांध नहीं रखा है, तो वो खुद अपने आप कवि के पास आते हैं और वापस चले जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, क्योंकि उनको कोई बांध नहीं रखा है, आज़ाद है, और कवि की खुशी के लिए वो उनके पास आते और चले जाते हैं। इन द इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना में, द पोएट सोर्स। ना व्हाट इज सोर्स? सोर्स का मतलब था बैठना, बैठना मतलब किसी ऊपर बैठना। सोर्स, टू फ्लाई हाई अपवर्ड्स, ऊपर जाने की यात्रा में, ऑन द ईगल्स विंग। तो इस तरीके से वो उसके पंख पे बैठ करके सूरज की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऑल्सो सेंड दिस पिक, द पिक ऑफ दिस थीम, ताकि आप उसको घर पे पढ़ सको। एंड जब नेक्स्ट सैटरडे आपको क्वेश्चंस पुट आउट की जाएंगे, देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, और व्हेन द क्लास विल रिज्यूम फिजिकली इन आवर स्कूल, तब मैं इन कॉपी को चेक करूँगा। ओके, टिल देन रिवाइज एंड रीड द पोएम अगेन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लेसन 10th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर का 4th पार्ट स्टार्ट हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं sp3 कार्बन, और कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और उससे हेलोजन जुड़ा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो टॉपिक था बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीलिक हैलाइड? जो बेंजीलिक हैलाइड्स होते हैं उनमें जो हेलोजन है, आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, हेलोजन किससे जुड़ा हुआ? sp3 हाइब्रिड कार्बन से।
लेकिन वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो हेलोजन तो sp3 से जुड़ा है, वो भले बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। अगर यहाँ पे आप Cl लगा दोगे तो क्लोराइड हो जाएगा, Br लगा दोगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और I लगा दोगे तो आयोडाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड है बेंजिलिक हैलाइड, वो उसके अंतर्गत आता है जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड होते हैं और उससे हेलोजन जुड़े होते हैं। जो ये बेंजिलिक हैलाइड्स हैं ये वापस 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब हेलोजन, प्राइमरी कहीं भी आए बेटा, प्राइमरी में जो होता है प्राइमरी कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, ये अभी अपन हेलोजन पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में अपन अल्कोहल पढ़ेंगे, तो जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर हेलोजन जो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो ये बेंजिल है ग्रुप, ये CH2 और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल। और ये हैलाइड जुड़ा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजिल हैलाइड। ये प्राइमरी। अगर इसका एक H रिप्लेस कर दें, ये जैसे CH2X, ये हो गया आपके बेंजिल हैलाइड। अगर मैं इसका एक H रिप्लेस कर देती हूँ, ये sp3 है, यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, ये हेलोजन है, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, अनदर कार्बन लगा दिया, यानी ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ और इस कार्बन से, यानी क्या हो गया, सेकेंडरी। तो ये हो गया सेकेंडरी। द्वितीयक इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेंजिल और इसको बोलते हैं बेंजल, बेंजल, इसको हम बेंजल। IUPAC नाम जो होता है, कभी भी अगर बेंजीन रिंग होती है तो उसको हम प्रतिस्थापी मानते हैं, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल ब्रोमाइड। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर दीजिए और उसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण बताइए। तो आपको sp3 देना और ये स्ट्रक्चर बनाना। अगर क्लोराइड पूछे तो X की जगह आप Cl लिख सकते हैं। अगर द्वितीयक या बेंजल हैलाइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल ब्रोमाइड, बेंजल आयोडाइड पूछे तो आपको ये स्ट्रक्चर देना है और इसमें X की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आ जाएगा। IUPAC में हम जब चूज़ करते हैं तो ये चेन होती है, यानी इसको भी हम प्रतिस्थापी और इसको भी हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी। तो 1 पे जो भी ग्रुप होगा 1, 2, इसको हम बेंजीन से नहीं बोलेंगे, फेनिल, इसको भी हम प्रतिस्थापी मानेंगे। तो अगर यहाँ पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो और 1 पे फेनिल, 2 कार्बन है तो एथेन। अगर मैं इसकी जगह एग्जाम्पल और ले सकती हूँ, जैसे CH3CH2 और मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, ये लगा दिया। अगर ये है तो 1, 2 और ये 3 कार्बन, ये चेंज चूज करेंगे अपन। तो 1, 2, 3, 1 पे क्लोरो और 1 पे क्या हो जाएगा, फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल प्रोपेन। ये हो गया आपके द्वितीयक। हम अगर तृतीयक, तो यानी एक कार्बन किससे जुड़ा, 3 कार्बन से। ये देखिए एक कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा 1, यहाँ पे C2H5 है, C2H5 का मतलब ये स्थिति है, यानी ये इस C से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2 और ये 3, यानी कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ, 3 से। तो ये क्या हो गया, टर्शरी। टर्शरी जो बेंजल हैलाइड्स होते हैं उनको हम बेंजो वर्ड से यूज इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजो। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम हमको चूज़ करना है तो इसका नाम के लिए हमको क्या करेंगे, हम चेन चूज़ करेंगे। चेन में आप कार्बन देखिए 1, 2 और ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन अलग अलग मैंने लिखे हैं, ये 2 कार्बन अलग अलग आएंगे। तो इनके कुल टोटल कितने हो गए, 2, 3 और 1, 4। लेकिन नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से
ये हेलोजन और दोनों ही प्रतिस्थापी हेलोजन और फेनिल ग्रुप कहाँ हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 नाम क्या हो गया, 2 हेलो, 2 पे हेलो है और 2 पे क्या है फेनिल, 2 हेलो 2 फेनिल ब्यूटेन। तो ये आपके हो गया बेंजिलिक हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम नेक्स्ट sp2CH बंध वाले यौगिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने sp3H वाले पढ़े, RH पढ़ा और थर्ड जो है sp2CH बंध वाले यौगिक, यानी कार्बन जिसमें sp2 हाइब्रिड है और उससे हेलोजन जुड़ा है, उसमें फर्स्ट है आपके वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिल नाम से पता चल रहा है इस प्रकार के यौगिक में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। यह एग्जांपल देखिए आप, ये हेलोजन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, डायरेक्टली। एलिलिक और इसमें क्या डिफरेंस है, एलिलिक में हेलोजन sp3 से जुड़ा रहता है, एलिलिक और इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए, ये एलिलिक है, एलिलिक में जो ये वाइनिलिक है और एलिलिक में क्या होगा आपके, ये देखिए एलिलिक में जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा रहेगा, sp3 से, और वो किससे जुड़ा रहेगा, sp2 से। जबकि वाइनिलिक हैलाइड्स जो भी होते हैं उसमें हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है, डायरेक्टली। तो इसमें आपको पता चल गया, इसमें sp3 से जुड़ा, उसके बाद sp2 से, इसमें डायरेक्ट हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा है। ये देखिए आपके यहाँ पे भी ये जो है वो क्या है, sp2 कार्बन है डबल बॉन्ड से, जो कहीं भी डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आते ही इसको आप sp2 मान लो, यानी ये यहाँ से हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्या है, हेलोजन, डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है Br। 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1E, 1 पे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1, इसको बोलते हैं हम sp2CH बंध वाले यौगिक में फर्स्ट है वाइनिल हैलाइड, सेकंड है आपके एरिल हैलाइड। ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उससे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। ये देखिए हेलोजन Cl किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग से। बेंजन और इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, इसमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है और बेंजिलिक हैलाइड में बेंजिलिक हैलाइड में हेलोजन किससे जुड़ा हुआ, पहले कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ, उसके बाद बेंजीन रिंग से। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कंपाउंड्स और ये sp3 हाइब्रिड से। तो एरिल हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ये देखिए एक रिंग जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं, तो 1 2 3, तो इसका नाम है 3 मेथिल ब्रोमोबेंजीन। हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है, तो ये 3 मेथिल ब्रोमोबेंजीन। अभी हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिड है यानी संकरित है और उससे हेलोजन जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक वलय से कोई भी हेलोजन जुड़े होते हैं उनको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C6H5 Cl यानी क्लोरो, C6H5X होता है एरिल हैलाइड का, जिसमें कार्बन
ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड है और इससे हैलोजन जुड़े रहते हैं। ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2 और इससे हैलोजन जुड़े हुए हैं। इसका जो नाम होगा वो क्लोरो बेंजीन IUPAC और बाकी होगा हेलाइड, एरिल हेलाइड, एरिल क्लोराइड। अगर Br हो जाएगा तो एरिल ब्रोमाइड, F हो जाएगा तो एरिल फ्लोराइड, I हो जाएगा तो एरिल आयोडाइड। फिर है नेक्स्ट इसका एग्जांपल, इसमें भी आप देखिए जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है और इससे हैलोजन जुड़ा, कौन सा हैलोजन जुड़ा है? Br यानी ब्रोमाइड। अब इसका आपको नंबरिंग करनी है तो कभी भी जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड और हैलोजन जहाँ से पास पड़ते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 यानी नंबरिंग हम डबल बॉन्ड और हैलोजन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा IUPAC। तो आपको जनरली एरिल हैलाइड में वही सारे कंपाउंड आएंगे जिनमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन या एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं। ये मैंने एक ही मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है एक ही हैलोजन जुड़े, 2 हैलोजन भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपके क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ RX हेलो एल्केन। फिर उसके बाद में आपने डिस्कस किया था कार्बन sp3 का हाइब्रिड होते हैं और उनके हैलोजन जुड़े होते हैं। और फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक था वो था कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं और उससे हैलोजन जुड़े होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, वाइनिक एंड एरिल। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कार्बन हैलोजन की जो यौगिक होते हैं उनका नेचर, कार्बन हैलोजन यौगिकों की प्रकृति या उनके नामकरण भी हम पढ़ सकते हैं, नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने आपको अगले जो पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने पढ़ाया था, लेकिन एक बार और मैं डिस्कस कर लेती हूँ नामकरण और IUPAC नाम किसके? हेलो एल्केन्स के। हम एरिल हैलाइड अभी नहीं पढ़ रहे हैं। CH3Cl साधारण नाम में कोई भी जो यौगिक होगा उसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। यानी एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथिल। तो मेथिल और कौन सा हैलोजन लगा होगा? Cl, मेथिल क्लोराइड। अब ये किस टाइप का होगा? ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो टाइप क्या होगा? प्राइमरी। ये देखिए दूसरा CH3CH2Cl, कितने कार्बन है? 2। इनको हम क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। ये हो गया एथिल क्लोराइड। IUPAC में हम पूरा एल्केन शब्द का यूज करते हैं। क्लोरोमेथेन, एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं तो क्लोरोमेथेन, 2 कार्बन को बोलते हैं तो क्लोरोएथेन। फिर 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो ये तीनों ही क्या है? प्राइमरी है, क्योंकि हैलोजन किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से। आपको ये ध्यान रखना कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा, वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसमें भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें हैलोजन जो जुड़ा वो भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसमें हैलोजन वो भी किससे? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये सब किस टाइप के हो गए? प्राइमरी। इसका नाम होगा 1, 2, 3 नॉर्मल प्रोपिन। नॉर्मल शब्द का हम यूज करते हैं जब लंबी चेन होती है। IUPAC में जहाँ पर हैलोजन जुड़ा होता है वहाँ से नाम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 1 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए इसमें आपको लग रहा है हैलोजन किससे जुड़ा हुआ? CH3 Cl। हैलोजन किससे जुड़ा हुआ? इस कार्बन से। अब इस कार्बन को देखिए आप, ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 कार्बन से, यानी ये सेकेंडरी है। तो ये टाइप्स हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एक कार्बन जब 2 मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है तो हम साधारण नाम में आइसो शब्द का यूज करते हैं। आइसो लिखना पड़ता है हमें। कितने हो गए? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको साधारण नाम दे रखा होता है, उसको आपको IUPAC में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। फिर इसकी चेन चुनेंगे तो देखिए 1,
टू चेन हमेशा हाइड्रोकार्बन की चुनते हैं, कार्बन की तो 1 2 3, 2 पे क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब जो नेक्स्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो नोमेनक्लेचर बचा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड क्लास है और जिसमें अपन पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा था। हमारी जैसे मान लो डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं, मतलब जैसे कोई बॉडी अपन संपर्क में नहीं लेंगे, दूर रहेगी, और जब वो दूर रहेगी तो क्या होगा, बड़ी थी। ठीक है, फिर अपन ने गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। गुणधर्म में अपन ने क्या पढ़ा था कि पहला मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि अपन चार्ज को इन विद्युत आवेश की निश्चितता के बारे में अपन ने पढ़ा था। चार्ज होता है अगर वो बॉडी गतिमान है या प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जैसे F इज m2 प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या हो गया, कूलम्ब लॉ हो गया। कूलम्ब लॉ में क्या करते हैं अपन, कंबाइन करेंगे, क्या होगा m1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पर मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन क्या हो गया कि ये कांस्टेंट किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का 9, ये इसकी यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो लिखा 10⁻⁴ कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसकी विमा की, विमा क्या होगी, विमा होगी है ना, विमी सूत्र जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ जो होगी वो होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है L⁻⁻3 E⁻²। ये इसका क्या हो गया, विमी सूत्र। ये दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में परमिटिविटी। और जिसको इसका मात्रक जो है वो, इसका मात्रक क्या होता है, देखो एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, मात्रक क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है आपको, ये वैल्यू याद रखनी है और ये विमी सूत्र है, क्योंकि इनको ये पूरा इसके बारे में नॉलेज रखना होगा। ठीक है।
पराविद्युतांक, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है परा मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेशियो है, किसका रेशियो है? ER से डिनोट करते हैं, कहीं पे K भी लिखा रहता है। मध्य बल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वायु में मध्य बल और एक माध्यम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवेशों के मध्य बल, ठीक है। हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा तो 1/4πε0 r²। और एक आ गया अपना माध्यम के बीच में तो Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4 कट गया तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन अपॉन, फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ये एक विमायन राशि है। विमा क्या होती है? कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि दो कुछ और कोई चीज होगी, ठीक है। समझ में आएगा? यहाँ पर अपने पास परिभाषा पूछ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है, दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चले अपन। नेक्स्ट है ठीक है। अगर मैं कूलाम के नियम को बोलूं सदिश के रूप में लिखो तो करने वाले वो सब इस पे बेस्ड है। और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास कॉमन चल रही है तो इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों मीडियम को आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है का सदिश निरूपण, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का क्या है? सदिश निरूपण है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेक्टर री है ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और हमने मान लिया इनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो अपन ने मान लिया R21 है। तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट O ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने कि रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इधर से ये रेफरेंस पॉइंट दिया। तो सपोज R1 है और इसकी जो दूरी है अपन ने R2 मान ली। क्या मान लिया अपन ने? R2 मान लिया है ना। ये R1 है और ये R2 मान लिया, इस तरह से R1 है और ये R2 है, ये Q2, यहाँ पे R2 आ गया, ठीक है। तो अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा कैसे इसको? तरीका क्या होगा? ठीक है, देखो ये आवेश पे बल लगा है या ये आवेश पे बल लगा है रहते हैं, ठीक है। इसका नाम अलग अलग होगा। इसको अपन ने F21 लिख देंगे और एक को अपन लिख देंगे F12, ठीक है। ये एक ही मान सेम होगा, F21 F12 दोनों का मान सेम होगा, ठीक है। और उसको अपन लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। फिर अपन दोनों चार्जेस हैं वो कितना लिख दिया अपन ने? Q1 और Q2 कर दिया, ये दोनों
और नीचे जो है उनके बीच में जो दूरी है उसको अपन ने क्या यहाँ पे लिख दिया अपन ने R2 मोड, ठीक है, उसका कर दिया, इसका देखा कर दिया अपन 2 1 कैप, बस ये ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, वही आएगा, सब कुछ फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर हम लग गया है और ये आर कैप लगते ही क्या होगा, ये वेक्टर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखना है इस चीज को, ये आएगा इसमें, ये अपना वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन काम में लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 आ गया, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा मल्टीप्लाई का जो है वो आगे पीछे अपन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसको अपन आगे काम में लेने वाले, ठीक है। में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, यूं नहीं पूछा था कूलम्ब फ्लो तो कोई भी लिख के आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखो और खाली ये फार्मूला लिख के आना था, 1 नंबर का क्वेश्चन पहले आ चुका एग्जाम में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन एग्जाम नॉलेज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, लो तो वो मजा नहीं आएगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है तो ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं अपन, चलो कूलम्ब के नियम में तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य किससे संबंधित, कूलम्ब, ठीक है ना, फैक्ट, फैक्ट्स की बात करते हैं अपन। अच्छा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अपन देखते हैं, पहला फैक्ट्स क्या है कि पॉइंट जो हमारे आवेश है वो कितना होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, तो पहला कि जो आवेश है, ठीक है ना, आवेश है वो कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है। में अगर बात करें तो सबसे भी ये नियम कब लगेगा कूलम्ब का नियम, तो उसके लिए आवेश कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, यूनिक आवेश है, अभी आज यहाँ पर है, कल कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, इस तरह से चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज होगा तो ये कूलम्ब का नियम काम लगभग नहीं करेगा, ना के बराबर करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को, करें कि आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, पॉइंट पे होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, कैसे होना, बिंदुवत होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, समझ में आया कि नहीं है, तो उससे कैसे होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए, ठीक है ना, स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने, पूछ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन कि जो, ठीक है। चल नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम दूरी है ये, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के लिए दो आवेशों के मध्य बल के लिए कूलम्ब नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब ये जो दूरी है ना उससे अधिक दूरी के लिए लागू होगा, इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा भाई, कूलम्ब का नियम का लेकिन लगाना है जो माने, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, कितना होना चाहिए दूरी, दो आवेशों के बीच में दूरी जो है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻, तो ये कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा, उसके लिए इससे दूरी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर बोल रहा है दो आवेशों के मध्य कूलम्ब अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित, मान लो कि यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बल है, मैंने एक और ले आया, तो ये आवेश आने से इनके बीच में जो बल था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये Q1 है ये Q2 है, अगर इनके बीच में कोई आ रहा है तो ये तीसरे चार्ज की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो देयर इज नो इफेक्ट इन द टू चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर थर्ड चार्जेस, कोई और चार्ज भी आ जाए तो इन दोनों के है वो रहेगा, ठीक है, उसमें कोई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आपकी बुक में ये पेज नंबर 7 पे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो पॉइंट है वो है कूलम्ब का नियम विद नियम का पे कूलम्ब का जो क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम अपॉन आर स्क्वायर, अपन जानते हैं ना एफ इज 1/r², व्युत्क्रम वर्ग के नियम
यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वो है बहुल आवेशों के मध्य बल, ठीक है। एक अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे वाला आने वाले 2-3 डेरिवेशन हैं वो इस पर बेस्ड हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ इसकी जो भी टर्म, और हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल के बल में अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, का, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखूंगा, फोर्स एमंग फोर्स चार्जेस, ठीक है, एंड सुपर पोजिशन ठीक है, चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो ये ध्यान रखना, इस टॉपिक का नाम है पढ़ा तो 2 आवेश ही पढ़े, जैसे Q1 Q2 उनके बीच में बल निकाल दिया अपन ने, कितना होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो फोर्स एमंग, अगर मान लो इस आवेशों के मध्य बल निकालना तो हमें इस प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मान लो यहाँ पे बहुत सारे आवेश बनाए थे, लेकिन पहला मान लो Q1 है, फिर यहाँ पे Q2 है, फिर यहाँ पे Q3 है, फिर यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पे बिखरे हुए हैं, एक यहाँ पर Q1, फिर Q2, फिर यहाँ पे Q3, फिर यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं। अब मैंने तो आपको कूलम का लॉ बताया, उसमें क्या बताया था, 2 चार्जों के बीच में बल लगाते हैं, लेकिन मैं बोलूँ आपको कि ऐसा निकाय है या ऐसा कोई सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। एक है ना बहुल आवेशों का, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अपन, और आगे चलते हैं अपन। चलिए, तो देखो यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पर x है, यहाँ पर ये y है, और यहाँ पर ये, तो अपन ने मान लिया यहाँ पे Q1 है, ठीक है, दे रखा है इधर, ये Q2 है, ठीक है। और यहाँ पे Qn है, ठीक है। इस तरह में बहुत सारे चार्ज हैं, और Qn, इस तरह से बहुत सारे चार्ज है, ठीक है। जैसे अपन ने मान लिया 1, इसकी जो दूरी कितनी मान लिया अपन ने, Rn, है ना, ये सब क्या है, रेफरेंस पॉइंट दूरी है, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं सबसे निकाय का, इस निकाय के कारण पूरा, मतलब एक कोई आवेश है, Q0 नाम का आवेश है, दूसरे जितने भी आवेश है उसकी वजह से पूरे निकाय का बल निकालना, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें सबसे हो गया कि इसके बनाऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, समझ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 तो हमारा क्या हो गया, Q1 तो ये हो गया, और दूसरा चार्ज
फिर मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था आपको कि आर नॉट आर कैप लगा दिया और यहाँ पे 0 1 आ गया। ठीक है, समझ में? जो चार्ज है Q1 इसकी वजह से Q0 पे अपन ने बल निकाल दिया, नॉट 2 निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q0 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, आर कैप 2 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे 0.2 लिख दिया मैंने। ठीक है, में Q0 Q इसमें क्या आएगा देखो F3 Q। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 1/, है ना? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 3। ये लो, समझ? कांस्टेंट सब में सेम है, यहाँ पर नॉट 3 सब में कैप कैप लग गया और यहाँ पे Q2 Q0 Q3 Q0 Q4 इस तरह चलता रहेगा। वेक्टर फॉर्म में अपन ना ये लिख दिया, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0। बीजगणित योग क्या बोलते हैं? तो बीजगणित योग में क्या हो जाएगा कि नोड मतलब क्या हो गया कि इस आवेश पर लगने वो किसके बराबर होगा, तो वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो F01 दूसरा क्या हो गया ये दूसरा बल हो गया और कितना हो गया F3। इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला अगर देखें तो F0 N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। बस इसको जोड़ दो अपन, तो जोड़ते हैं अपन, जोड़ना। ठीक है, रखते क्या हो जाएगा अपन को जोड़ के वैल्यू आ जाएगा। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस डायग्राम को मिटा लेता हूँ एक बार। सारी वैल्यू को मैं रख के बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले F0 वेक्टर बराबर F0 3 वेक्टर वेक्टर ठीक है नहीं। फिर देखो सबको ऐसे कैसे रख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/, Q2 Q0 अपॉन Q0 अपॉन, ये आपको लग रहा है बहुत हार्ड है लेकिन बहुत ठीक है, लग रहा है सर बहुत सारा क्या है, इतना पूरा भर दिया सर ने। फिर लास्ट वाला आपने क्या होता है जहां पर वो n लिख दो। ठीक है, लास्ट वाला अपन इसको Q0 R नॉट n का कैप हो गया। ठीक है, ये अपने पास में निकल के आ गया ये, लेकिन बहुत सिंपल आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कॉमन है निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ठीक है इसका होल स्क्वायर, ये R के ऊपर सबके वेक्टर लगेगा। ठीक है, फिर प्लस R0 2 फिर इसका लग दिया स्क्वायर लगा दिया इस तरह से। ठीक है, फिर QN लास्ट में क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, क्या निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से देखो। ठीक है, ये अपने पास में आंसर निकल के आ गया। कारण क्या हो गया, आवेश हो गया, मतलब हम लोग बहुत सारे आवेश हों। क्लियर है यहाँ पे, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन के रूप में से लिखते हैं 1/, Q0 भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन लगाते हैं समेशन Q चल रहा है 1 से लेके 0 या n
नेक्स्ट में देखो नीचे क्या कॉन्स्टेंट, गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपनी क्लास जब कुछ हुई थी तो हमने क्या किया था, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का अध्ययन करने जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास जो हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आप कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पहले की क्लासों में, लेकिन जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं और एक बड़ी क्लास में जब आप आ जाते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो हम भले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में, लेकिन एक 12वीं क्लास में पाचन की प्रक्रिया या डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक लिमिट से कई गुना बढ़ जाती है। जितना आप इमेजिन करते हैं उतनी हद तक नहीं होती, लेकिन उससे कई गुना बढ़ जाती है। आप छोटी क्लास में जब डाइजेशन पढ़ते हैं या 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं क्लास में आपने पाचन की प्रक्रिया पढ़ी हुई कि जो भी कुछ खाते हैं वो शरीर के द्वारा पच जाता है या पाचित हो जाता है, उसे हम पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन 12वीं क्लास में जब आ जाते हैं तो एक संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया, टोटल फॉर्मेशन ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटली change in according to class whenever you read in a 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो 12th क्लास में आने के बाद आपका जो ये डाइजेशन का टॉपिक है ये एक टॉपिक नहीं रहा, ये अब क्या बन चुका है, एक लेसन बन चुका है। इसी तरह आप फर्दर आगे और क्लासों में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या BSc MSc में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक टॉपिक कैसे किताब के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिन ब दिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे आपका टॉपिक भी कई गुना तक बड़ा बन जाएगा। तो आज का जो डाइजेशन टॉपिक है हमारा, जो एक लेसन के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस डाइजेशन को आप अच्छी तरह से समझें। अपने पास नोटबुक पेन वगैरह कुछ हो तो रख लें, और जो यहाँ लिखा जाए उसको नोट भी करते रहें। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखा हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे ह्यूमन के अंदर जो हम चीज़ें रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो कैसे हमारे शरीर के द्वारा पचित होती हैं, कैसे अंदर जाती है, इंगेशन की प्रक्रिया क्या होती है, एसिमिलेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, फिर थ्रू आउट भोजन वेस्ट के रूप में कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये सारी प्रक्रिया आज हम इस क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि डाइजेशन के माध्यम से आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ों को या आप खाने के माध्यम से जितनी भी चीज़ों को रोज़मर्रा या डेली लाइफ में जो खाते हैं, जो निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं, जिसके अंदर आपके किसी भी तरह की वेजिटेबल्स, किसी भी तरह की सब्जियां, किसी तरह का फूड आइटम्स, कई सारे कंटेंट्स, चाहे वो ग्लूकोज के रूप में हो, चाहे वो प्रोटीन्स के रूप में हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे मिनरल्स हो, वाटर्स हो, लिपिड्स हो, एनीथिंग एल्स विच वी ईट इन आवर डेली लाइफ, दैट इज गिवन some source of body progress or a healthy progress in your body. So we discuss about the digestion today. Definition of digestion. What is the definition of digestion? परिभाषा क्या है? परिभाषा देखेंगे अपन पहले डाइजेशन की। डेफिनेशन क्या है कि शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ है, यानी कि फूड मटेरियल, जितना भी फूड मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वो एक जटिल पदार्थ है। उस जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों के अंदर टूटना या अपघटन होना, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस
change into a simpler substance या simpler form, that is known as digestion, and that reaction complete by some enzymes that known as enzymatic activity. उसको आप जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं या enzymatic activity भी कह सकते हैं, जो शरीर के अंदर जाने के बाद बायोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से कई सारे एंजाइम्स उस भोज्य पदार्थों के साथ लग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी आप जब एक निवाला तोड़ के उसको मुंह में रखते हैं तो मुंह में रखने से लेकर आपके वेस्ट बनने तक वो निवाला आपके शरीर में कई प्रकार की विधियों से होता हुआ, कई प्रकार के अंगों से होता हुआ गुजरता है, और प्रत्येक अंग का अपना एक कार्य है, प्रत्येक अंग की एक विधि है। उस कार्य, इस वर्क्स के माध्यम से, उस प्रोसीजर के माध्यम से वो अपने शरीर के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक नाम है, एक शब्द है, एक वर्ड है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या गट मूवमेंट, जिसके थ्रू वो हमारे ईसोफेगस से स्टोमक तक जाता है। ये हम सारी चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको परिभाषा बताई अभी कि परिभाषा मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर इसका लॉन्ग रूप आपको मैं बताऊँगा। जटिल से सरल, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर substance, complex to simpler substance convert by a enzyme. इस एंजाइम्स के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, यही आपका डाइजेशन कहलाता है। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके थे डाइजेशन की परिभाषा के भोजन को लेना और भोजन के अंगों के माध्यम से पचाना, वहाँ तक एक लिमिट था। लेकिन यहाँ जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अवशोषित हो जाने की प्रक्रिया, एक वर्ड याद रखना, अवशोषित हो जाना या असिमिलेशन हो जाना, या उसके भोज्य पदार्थों में से जो यूजफुल मटेरियल है उसको बॉडी के अंगों द्वारा खींच लेना, वो कहलाएगा आपका अवशोषण। तो जटिल से सरल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। शायद आपको समझ में आ चुकी होगी परिभाषा। अगर आपकी बोर्ड क्लास में जब एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और पाचन की परिभाषा आ जाए, तो पाचन की परिभाषा को इस रूप में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटित हो जाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और इन अपघटित पदार्थों को करने के पीछे कुछ एंजाइम्स इसके अंदर कार्य करते हैं, जो एंजाइम का मैं एक 1 बाय 1 आपको डिस्कस करेंगे, अपन आगे अभी आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई पदार्थ किस एंजाइम्स के द्वारा टूट के किन पदार्थों में बदलता है। हम भोज्य पदार्थों के अंदर जैसे प्रोटीन लेंगे, हम दालें खाते हैं दिन भर, सोयाबीन, मसूर, उड़द, तुअर, मूंग, चना, बहुत सारी दालें खाते हैं, सब में कोई ना कोई प्रोटीन्स होता है। तो उन प्रोटीन का कैसे विघटन होता है, कौन से एंजाइम कार्य कर, प्रोटीन वगैरह देखा होगा आपने कि कैसे कोई जटिल पदार्थ प्रोटीन हुआ अमीनो अम्ल के रूप में विघटित हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे टूट के छोटे अणुओं में विघटित होगा। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो परिभाषा के तौर पर मैं आपको परिभाषा पहले समझा दी कि जटिल पदार्थों का अवशोषित होकर सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अब हम इन भोज्य पदार्थों के माध्यम से जो भी चीज़ें शरीर को दे रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों में कुछ न कुछ घटक होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा आपको समझा दूँ कि जैसे हम उन घटकों में, पहले मैं आपको घटकों के बारे में बता दूं जो भोज्य पदार्थों के रूप में शरीर में दिए जाते हैं। जैसे मैंने पहला नाम दिया आपको कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों का मुख्य घटक है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्वीट, मीठा, शर्करा, स्वीट्स, शुगर के भी कई सारे कंटेंट होते हैं, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे जो ग्लूकोज के टाइप है इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर गिने जाएंगे। आपको और चीज़ बता दूं मैं इसके अंदर कि ये कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को दिया जाता है, अगर आप अपने शरीर को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं
तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देने पर आपको 4 किलो कैलोरी, कितनी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपको पहले से ही पता है कि जो एनर्जी है हमारी बॉडी की, जो हम खाने या रेस्पिरेशन के बाद में जब हमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को हम किलो कैलोरी के फॉर्म में मेज़र करते हैं, नापते हैं। तो हमारा भोज्य पदार्थ जितना भी है वो हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू वाला होना चाहिए, ऊर्जामय होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं हमारे शरीर के लिए कोई उपयोगी ना हो, उपयोगी होनी चाहिए और उतनी ही मात्रा में हमारी इस बॉडी को देनी चाहिए जितने के लिए हमारे लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी ज़रूरत है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कम भोजन की आवश्यकता होती है, उम्र के अनुसार जब बच्चे बढ़ते रहते हैं तो उनके भोजन की मात्रा भी बढ़ती रहती है। तो ऊर्जा की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए तो भोजन की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उस भोजन की मात्रा में आनुपातिक रूप से सही तरीके का घटकों का होना बहुत ज़रूरी है, सही एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह का भोजन डेली रूटीन में लेते जा रहे हैं। अगर दालें खा रहे हैं तो डेली दाल ही ले रहे हैं, आलू खा रहे हैं डेली आलू ही खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, दूध, घी, तेल, जितने भी मटेरियल हैं हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में सम्मिलित हैं, उन्हें हम सही तरीके से सही मात्रा में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को देंगे, तभी जाके हमारे शरीर के लिए आनुपातिक ऊर्जा मिल पाएगी, जिसे हम किलो कैलोरी के रूप में मेज़र करते हैं। तो आज की लाइफ आप जानते हैं कितनी भागदौड़ वाली, कितनी कश्मकश वाली लाइफ है। तो हमारी एक उम्र बढ़ने के हिसाब से हमें लगभग 3000 साढ़े 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। उतनी हम अपने शरीर को देते नहीं, इसलिए हमारे थकावट या थकान का हमें अनुभव होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा तक प्राप्ति हो सकती है। फिर मैं आपको बताऊँ प्रोटीन। अगर प्रोटीन हमारे शरीर को दे रहे हैं, यानी जो दाल हम खा रहे हैं, जितनी भी दालें हम लेते हैं, अगर उन दालों को देखें तो इससे भी 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। फिर हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर सबसे मुख्य पदार्थ जो होता है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, अगर हमें कभी भी तुरंत एनर्जी यानी एसेंशियल रिक्वायरमेंट एनर्जी का है तो हमें उसी टाइम एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमें जो एनर्जी देने वाला सबसे मुख्य कंटेंट है वो हमारा सबसे मुख्य कंटेंट है वसा। कौन सा? फैट। इस फैट के माध्यम से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। या फैट या वसा मीन्स तेलीय पदार्थ, जो भी आप सब्जी में तेल डाल रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपके फैटी मटेरियल हैं, फैट है। इससे आपको इमीडिएटली एनर्जी गिवन होती है बॉडी को, तो ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत अधिक काम करता है। 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी तक की ऊर्जा मिल सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी घटक हमारे भोज्य पदार्थों के रूप में शामिल कर रहे हैं, उन घटकों का हमारे पाचन में कितना रोल है, हमारे ऊर्जा के मात्रा को बढ़ाने में कितना रोल है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे भोज्य पदार्थों को घटकों में शामिल करें। तो मुख्य रूप से ये 3 घटक हैं, लेकिन इसके साथ हमारे भोज्य घटकों में विटामिन्स भी आता है, खनिज लवण भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन भोज्य पदार्थों के रूप में सम्मिलित करेंगे तो एक संतुलित आहार, एक संतुलित भोजन बनेगा, जो हमारे शरीर को देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुख्य घटक आपको शायद समझ में आ गए होंगे। तो परिभाषा हो गई, भोजन के घटक हो गए, परिभाषा को भी आपने समझ लिया। अब मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचूंगा कि मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा सरल, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटन। तो कोई अणु कितना सरल होगा कि वो जाके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके, पचित हो सके। हमने परिभाषा में लिख दिया सरल है, लेकिन सरल का मीन्स क्या होता है?
व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंस, कोई कितना सरल हो सकता है ताकि वो भोजन के लिए पचे। तो हम सरल के बारे में बात करेंगे। तो सरल क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं कि सरल क्या है। सरल अणु ये सरल कितना हो सकता है, कोई अणु या सरल कैसे बन सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कह सकते हैं। ये शर्करा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये मुख्यतः 3 फॉर्म में पाया जाता है। कितने रूपों में? मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। 3 रूप कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड देन पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के ये मुख्य 3 घटक है। एक और होता है ओलिगोसैकेराइड्स, उसके बारे में बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से 3 कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं, जिसमें मोनो, डाई और पॉली। आप केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं कि मोनो मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स क्या होता है और पॉली मीन्स क्या होता है। मोनो का मतलब है एक, डाई का मतलब है 2 और पॉली का मतलब है बहुत सारे अणु। तो मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, हम डाइसैकेराइड को एक बार रहने दें। अब पॉलीसैकेराइड में हो गए बहुत सारे अणु। तो ये क्या बन गया, जब बहुत सारी चीज़ों को पचाना है, बहुत सारे अणुओं को पचाना है, तो वो अपना किस में चला जाएगा? जटिल में। और जो एक है, यानी अब ये एक रह गया है, जब बहुत सारों से एक रह गया तो वो हो गया अपना क्या? सरल अणु। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं परिभाषा को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषा लिखी थी, जटिल से सरल की ओर। तो उस जटिल से सरल में अपन क्या लिख सकते हैं? पॉलीसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड का मोनोसैकेराइड्स में बदलने की प्रक्रिया को भी पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक अपन ने इस टॉपिक को, यानी इस कार्बोहाइड्रेट की विधि को या कार्बोहाइड्रेट को अपन ने यहाँ तक समझ लिया है। इसी पाचन को हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि पाचन को और किस विधियों से समझा जा सकता है कि पॉली से मोनोसैकेराइड में बदलना क्या हो सकता है। अब इस पॉली के अंदर या मोनो के अंदर कौन कौन आ सकता है, जैसे आप मोनो के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में अभी विधिवत तरीके से समझाऊंगा। अगली क्लास के लिए अपन फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी मैट्रिक्स की, उसमें हमने अब तक जो पढ़ा था, अब तक 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर 4। जो लास्ट हमारा लेसन था उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब हमको रोज़ और कॉलम्स का इंटरचेंज करना है। यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं टी, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए।
अब ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसमें ट्रांसपोज से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आती है जो है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट हम लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं सममित अवयुह। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमने ली है, अगर हम स्क्वायर भी नहीं गए, जनरली एनी मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, जब इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर कहते हैं सममित अवयुह। अब यहाँ पर ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है, इसका मतलब ये होता है ये रिवर्स कंडीशन में चलती है। अगर तो ये चीज़ दिख रही है हमको A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन वो फॉलो करेगा। ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द सेकंड नंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे विषम सममित अवयुह भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जनरली हमको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला और तब हमारे पास कंडीशन आई कि उसका जो ट्रांसपोज हमने निकाला है वो क्या है, नेगेटिव हो। इक्वल तो है मैट्रिक्स के लेकिन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के हैं, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स ए को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस और ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स जो फॉलो कर रही है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एनी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A या फिर A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, तो उस मैट्रिक्स A को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक या फिर विषम सममित अवयुह। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है या विषम सममित है। ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमको इसका ट्रांसपोज निकालना रहेगा। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया A, मुझे A का ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट थिंग इज दिस 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 ऑल्सो 3 बाई 3 हो गया। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज भी ऑर्डर तो वही रहने वाला है, बस जो रोज़ है अब वो कॉलम में चली जाएगी। ये जो रो है अब कॉलम में आ जाएगा, यानी कि AHG। नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा HBF और थर्ड GFC। ये जो थर्ड कॉलम है GFC वो आपका थर्ड रो बन जाएगा GFC। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसपोज बन करके आया तो हमने देखा कि A इज़ दिस एंड A ट्रांसपोज इज दिस। जब दोनों को ऑब्जर्व करते तो देखा कि ये दोनों ही सिमिलर आए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आया, A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन किसकी है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया सममिता व्यूह। अब इसकी जगह पर ये होता, जैसे कोई एग्जांपल मैंने लिया लाइक, हाँ एक और चीज़ जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की कंडीशंस तो हमको पता चल गई कि अगर तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है दैट इज सिमेट्रिक, और A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन ये बात भी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब हम देख रहे हैं दोनों ही इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉलो करते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ सिमेट्रिक की। जो सिमेट्रिक है उसमें क्या चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ट्रांसपोज में भी सेम एलिमेंट मतलब सेम अरेंजमेंट मिल रहा है जैसा कि ए में मिल रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये यहाँ पर ली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालती हूँ तो अगेन आएगा मेरे पास 1 3 3 2, सेम है दोनों ही। इसका मतलब जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब जो इसका मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण यानी कि एक मैट्रिक्स का एक ऐसा एलिमेंट जिसमें आई और जे दोनों ही इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है i इज इक्वल टू जे हो। तो अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ 1 2, तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, जो डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये है और ये है, कहने का मतलब दिस इज़ A21 एंड ये A12, तो ये दोनों ही नंबर सेम रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चाहे वहाँ लिखा हुआ है A12 बट ट्रांसपोज में जब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 और हम देखें A21 दोनों ही सेम रहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, अगर तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है उसके रेस्पेक्ट में ये जो दो इक्वल डिस्टेंस पर है A21 और A12 ये दोनों ही सेम नंबर होंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, तब जाके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो A12 इज इक्वल टू A21, या फिर कह सकते हो इन जनरल Aij इज इक्वल टू Aj। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो सारे एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इफ़ कोई एलिमेंट लिया Aij, वो इक्वल होगा Aj के। अब ये तो बात होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जिसमें हमने कहा Aij इज इक्वल टू को Aj के इक्वल। इसका मतलब अगर A31 है तो वो इक्वल होना चाहिए A13 के। नेक्स्ट हम लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर A शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, तो यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इक्वल तो होते हैं लेकिन उनके साइन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे
अब A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, इसका मतलब यहाँ पर AIJ जो है वो इक्वल तो होता है AJI के, लेकिन सिंस यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव ऑफ ये रहता है। तो अगर अपन बात करें कि प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में, ये प्रिंसिपल डायगोनल अगर हमने 3/3 की ली है 1 2 3, इसके रेस्पेक्ट में जो दूसरे नंबर से जो इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि AIJ, जैसे यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए बट नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 और यहाँ -4 है तो यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक का सिनेरियो होता है। अब रही बात ये जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या यहाँ पर कोई चेंज आता है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। डायगोनल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट इसका मतलब क्या, विकर्ण के जो नंबर आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, उनके लिए हम जानते हैं कि I बराबर होता है J के, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है A11, ये A22 है और ये A33 है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए I इज इक्वल टू J होता है, करेक्ट। तो I इज इक्वल टू जो J होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मैं इस फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का जिसमें रो नंबर 1 है कॉलम नंबर भी 1 है, यानी कि A11 में लेना चाहती हूँ, तो I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1, लेट I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1। तो उसके अकॉर्डिंग भी सेम कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि AIJ इज इक्वल टू AJ माइनस ऑफ AJI। तो उसी तरीके से A11 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A11। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममिता व्यूह की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्रॉपर्टी ये होती है, ये चीज़ हम जानते हैं AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। अब इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, ये फर्स्ट वाला A11 जिसके लिए I इज इक्वल टू 1 एंड J इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11 हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, A11 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया तो क्या होगा, A11 प्लस A11 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 0, दिस इज 2A11 इज इक्वल टू 0, A11 इज इक्वल टू 2 उधर ट्रांसफ़र होगा तो 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। तो हमारे पास क्या आया, A11 इज़ 0। यहाँ तक ठीक है। फिर अगर मैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ तो वो क्या होता है, हम जानते हैं I इज इक्वल टू J होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा तो A22 सेकेंड एलिमेंट। सिमिलर कंडीशन होगी उसके लिए भी, A22 इज इक्वल टू माइनस A22 ट्रांसफ़र होगा, A22 इज इक्वल टू 0। तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, A22 इज 0। सिमिलरली A33 जो तीसरा डायगोनल दैट इज़ ऑल्सो 0। तो कहने का मतलब ये हमको पता चला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लेना है, अगर पता करना है तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 और बाकी सारा जो कंडीशन हमारा चलता है AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो अगर मैंने ये रैंडम सा लिया है कोई एग्जांपल, तो इसको जब मैं चेक करूँगी तो इसका ट्रांसपोज करने पर मेरे पास आएगा अगेन माइनस G माइनस H माइनस G और यहाँ पर H0 माइनस F G माइनस F0। तो जब इसको ऑब्जर्व करा कि ट्रांसपोज पे नंबर्स तो वही आ रहे बट साइन यहाँ पर डिफरेंट है, ये प्लस का होगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया एक ऐसे इस मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। या इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।